नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्पलाइन में, जहां पर आपके आमतौर पर म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं बहुत ही सरल भाषा में। और आज सवालों के जवाब देने में हमारी मदद करेंगी प्रावलीन वाजपेयी, जो कि फाउंडर है फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की। प्रावलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच स्वाति है। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। हम दोनों फिर से बात पिंक। हुई नहीं थी लेकिन अपने आप ही इसे यस। प्यार कहते हैं शास्त्रों में। बिल्कुल बिल्कुल। चले, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे साथ हमारा एक सब्सक्राइबर जी ने पूछा है, नाम नहीं उनका पता हमें। ओके। बजट से थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं वो, और डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। 10 लाख रुपए निवेश किए एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड में मार्च 2019 में। अब मान ले कि मैं दिसंबर में 2024 में ये बेचूंगा, तो क्या मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा कैपिटल गेन पर, क्योंकि जो परचेज है वो 2023 के अप्रैल के पहले की है। और जो टैक्स अगर लगेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या लगेगा, ये पहला सवाल। दूसरा, कि उन्होंने एचडीएफसी निफ्टी जीसेक एफएमपी में निवेश किया है, जो कि 2026 में मैच्योर होगा, और वहां 10 लाख रुपए निवेश किए हैं। निवेश किया था 2023 में 27 मार्च को। वहां पर रिडेम्पशन के टाइम पर टैक्स रेट क्या लगेगा प्रॉब्लम? जी स्वाति, आई थिंक सारी थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। आई थिंक बजट के टाइम पे इतनी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि क्या रिलीफ मिलेगा टैक्सेशन एंड रिलीफ कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिला है मिडिल क्लास को। इनफैक्ट टैक्सेस में काफी चेंजेस हो गए हैं, पर यहाँ पे जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनके जो फंड्स पे असर आ रहा है वो उतना नेगेटिव नहीं है। हम्म। सो दैट इज द गुड थिंग। एक अगर हम ब्रॉडर बाकी, ताकि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट के लिए मैं बताऊं, जी। जो 31 मार्च 2023 तक की जितनी भी डेट फंड्स पे इन्वेस्टमेंट्स हैं हम्म। उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से वैसे भी बता दिया गया था कि आपके स्लैब रेट पे ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स टैक्स होने वाली हैं। हम्म। तो वो कंटिन्यूड रहने वाला है, चाहे आपने प्री बजट निकाला हो, पोस्ट बजट निकाला हो, होल्डिंग पीरियड का वहां पे कोई भी बेसिकली रोल नहीं है। पर हम्म। अगर आपने पहले निवेश किया है और मान लीजिए जैसे इनके केस में मार्च 2019 में निवेश किया है और अगर दिसंबर 2024 में निकालना चाहते हैं, यानी कि बजट के बाद निकालना चाहते हैं, हम्म। तो इनका 2 ईयर का होल्डिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है। अब इनको अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5% का टैक्स भरना है। ओ, ओ, हम्म। अगर ये चीज इन्होंने लेट से जून ऑफ 24 में निकाल ली होती स्वाति, हम्म। यानी कि तब भी इनके मतलब बजट से कुछ टाइम पहले, लेट से जून ऑफ 2024 में निकाली होती, हम्म। उस टाइम पे भी इनको बेनिफिट ही होता। तब इनको इंडेक्सेशन ये अवेल करते और इनका होल्डिंग पीरियड 3 साल का हो जाना चाहिए था। तो तब भी हम्म। हो गया होता, बिकॉज मार्च 19 का है, तो हम्म। 3 साल का समय हो गया होता। सो हम्म। प्री बजट अगर आपने अपने निवेशकों ने किसी ने इन्वेस्टमेंट्स निकाली हैं, अगर आपका 3 साल का होराइजन हो गया था, तो आपको इंडेक्सेशन के साथ 20% पे टैक्स देना है। आप हम्म। बजट के बाद निकाल रहे हैं और आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर्स है, तो आपको 12.5% पे टैक्स देना है। ओके। ये ब्रॉडली जो डिफरेंस आया है। और अगर आपका कोई जो हमारे डेट फंड्स हैं जो लिस्टेड हैं, उनमें हम्म। होल्डिंग पीरियड 1 ईयर का है। हम्म। सो आपका ईटीएफ है या कोई लिस्टेड जो आपके फंड्स हैं, वहां पे ये होल्डिंग पीरियड घट के 1 ईयर का हो जाता है। सो जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे तो इनका क्लियरली सारा कुछ 12.5% पे ही टैक्स होने वाला है। ओके। सो ऑलराइट। नॉट टू मच ऑफ अ डिसएडवांटेज बेसिकली। ओके, ठीक है। हाँ जी। अगला सवाल जावेद जी का लेते हैं। लिखा था, आपके सारे वीडियोस देखता हूँ और बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। उसमें एक बात ये भी सीखी कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 5 से 6 स्कीम्स काफी होते हैं। दैट्स राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सवाल ये है कि मान लीजिए कि मेरे 3 गोल्स हैं: रिटायरमेंट, बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाई और शादी, और घर खरीदना। अब अगर मैं 3 गोल्स के लिए अपने ग्रो ऐप में स्मॉल मीडियम लार्ज फंड्स खरीदूं, तो टोटल 9 फंड्स हो जाएंगे, जो कि फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन वाली बात हो जाएगी।
तो सवाल बहुत ही अहम है कि मल्टीपल गोल्स के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएं ताकि डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए, लेकिन साथ साथ बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में जमा ना हो जाए। ये वेरी इंटरेस्टिंग स्वाति। एक्चुअली ये रहता है स्पेशली जो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स होते हैं, आई थिंक उनके लिए। हम्म। सबसे पहले तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ फंड्स को और गोल्स को डेफिनेटली ध्यान में रखना है, पर उससे पहले अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन डिफाइन कर ले, बिकॉज वो आई थिंक आपकी फंड की सिलेक्शन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा। जी। लेट्स से कि बच्चे की पढ़ाई अभी 3 साल में है, हम्म। सो वो अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो जाएगा, और शादी और आपकी रिटायरमेंट लेट से अभी 10 से 15 साल दूर है, सो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ही चेंज हो गया, तो आपकी चॉइस ऑफ फंड्स वहां डिफरेंट हो जाएगी। हम्म। अगर जो इन्होंने सवाल जैसे पूछा है, प्रोबेबली ये तीनों गोल्स ऑलमोस्ट इक्वल, लेट्स से अगर हम लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, वैसे हम्म। दूर है, तो हम्म। भी आपको तीनों कैटेगरीज में लार्ज मिड स्मॉल नहीं लेना है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको तीनों गोल्स के अपने टारगेट अमाउंट सेट करने हैं। जी। सो लेट्स से आपको एक गोल के लिए 1 करोड़ चाहिए, एक गोल के लिए 50 लाख चाहिए, दूसरे गोल के लिए भी लेट्स से 30 लाख चाहिए। हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड मान लेते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया। हम्म। फिर ये कैलकुलेट करेंगे कि, और हम इन्वेस्टमेंट होराइजन मान लेते हैं कि 15 ईयर्स है ओवरऑल। जी। तब ये कैलकुलेट करेंगे कि इनको कितना एसआईपी चाहिए होगा इसके लिए। हम्म। वंस यू डिसाइडेड कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए उन गोल्स को रीच करने के लिए, जो भी आपके होराइजन के हिसाब से, फिर आप चाहे सेम फंड में भी लगा लीजिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेम गोल आपके रिटायरमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, और सेम गोल आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए भी यूज हो सकता है अगर अराउंड द सेम टाइम है। या आपकी कैलकुलेशन ऐसे हुई है कि आपने 10वें साल तक उसमें एक्स अमाउंट जमा हो गया होगा, उतना आप उस टाइम पे यूज कर लेंगे, और फिर वो कंटिन्यूड रहेगी उसमें एसआईपी, और आगे भी चलता रहेगा। फिर बाकी का जो पैसा होगा वो आपकी रिटायरमेंट के लिए यूज हो जाएगा। ओके। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चलना मेरे ख्याल से स्वाति ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप कॉन्टिन्यूसली आप फंड्स नहीं बढ़ा सकते हैं अपने ओवरऑल डिफरेंट गोल्स के लिए। हम्म। अगर आपने लेट्स से एक लार्ज कैप का इंडेक्स फंड ले रखा है, तो वो आपके डेफिनेटली 2 या 3 गोल्स को भी पूरा कर सकता है। सो हम्म। आई विल सजेस्ट कि पहले ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, इनको कितना कहाँ लगाना है, हम्म। एंड देन फिर एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो बना ले ओवरऑल, कि ओके इनका ओवरऑल लेट्स से एसआईपी होना चाहिए 50,000 रुपीज अ मंथ। तो फिर ओके। उस 50,000 को डिवाइड कर ले। हाँ। इसके हर उसके लिए फिर अलग ना पिक करे, बिकॉज इज वेरी राइट, फिर बाद में वो थोड़ा क्लटर बढ़ जाएगा उसके क्लटर हो पोर्टफोलियो जाता है। में। हाँ जी। राइट। अगला सवाल स्मिता जी का है। लिखा है कि 44 साल की सिंगल अर्निंग मदर हूँ। मेरा 14 साल का बेटा है जो क्लास 9 में है। अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा जोड़ कर मैंने सेविंग की है, जिसका उन्होंने डिटेल्स भी दिया है, वो हम बताएंगे एंड में। बच्चा बड़ा हो रहा है, पढ़ाई पर खर्च भी अधिक हो रहा है। मैं हर महीने 15,000 की एसआईपी करती हूँ। आपसे मदद की उम्मीद है। कृपया ये बताएं, क्या इतनी सेविंग से मेरा भविष्य और बच्चे की आगे की पढ़ाई मैं किस तरह पूरी कर सकती हूँ? क्योंकि मैं प्राइवेट में नौकरी करती हूँ, इसलिए पेंशन नहीं मिलेगी। वर्तमान में मेरी आय जो है वो 45,000 है। हेल्थ भी बहुत ठीक नहीं है अभी इनका। बच्चे की पढ़ाई के लिए कम से कम 30 लाख की जरूरत होगी, जिसके लिए 7 साल का समय है। और मैं 10 साल और काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे रिटायरमेंट पर मेरे पास 1 करोड़ की एसडब्ल्यूपी हो, जिससे मैं आगामी भविष्य गुजार सकूं बिना किसी पर निर्भर हुए। एक बार इनके पोर्टफोलियो पर जरा नजर डाल लेते हैं, क्या क्या है इनके पोर्टफोलियो में। जस्ट 1 सेकेंड। इनके पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप है, कैनरा रुबेको ब्लू चिप है, डीएसपी मल्टी एलोकेशन फंड है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड है, कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं इनके पास। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप, एबीएसएल मल्टी कैप। ओके, फंड बहुत ज्यादा है इनके पास। अभी और कुछ है? नो, आई डोंट थिंक सो। इक्विटी में मैंने इन्हें बता दिया। और अच्छा, नहीं, अभी और भी नाम है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एनजे फ्लेक्सी कैप, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज एंड टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड। भरे हुए हैं। मतलब ये जैसा जावेद जी ने कहा था कि अलग अलग गोल के लिए, यही एक्चुअली ऐसा ही होता है कि शायद इन्होंने शायद गोल के हिसाब से निवेश नहीं किया अलग अलग गोल के, लेकिन
जिसने जैसा रेकमेंड किया या जहां जो सुना उसके हिसाब से फंड सिर्फ ऐड कर लिया अपने पोर्टफोलियो में? अम, यहाँ पे जो स्मिता जी का दोनों गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाति, जी फर्स्टली जी। क्योंकि उनको एजुकेशन के लिए भी चाहिए, और बिकॉज सिंगल मदर हैं तो उनको अपना फ्यूचर भी खुद ही देखना है, एंड शी विल हम्म नॉट लाइक टू बी डिपेंडेंट अपने बच्चे पे परहैप्स। तो जो इनका आई थिंक जो आपने पोर्टफोलियो मतलब जो इनकी फंड शेयर किया है उसका जो करेंट वैल्यू इज समवेयर अराउंड 40 lakhs, या जो ओवरऑल जो इसका हम्म। वैल्यूएशन है। एंड इनका 15,000 का एसआईपी भी है। अगर हम फर्स्ट गोल को ले जो इनको 7 years बाद चाहिए, अबाउट अपने बच्चे के लिए अबाउट 30 lakhs, 30 lakhs। उसके लिए जी, अगर आज की तारीख में हम 12% इज नॉट टू हाई, 12% का एग्जायर लेके चले अगर, तो इनका 15 लाख जो अभी करंट अमाउंट है उसमें से 15 लाख का अगर एलोकेशन रखा होगा तो दैट विल बिकम 30 lakhs इन द नेक्स्ट 7 years। आई एम हम्म होपिंग कि इनने 30 लाख इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही सोच के बताया है, बिकॉज अगर इनको उससे आधा अधिक चाहिए होगा इन्फ्लेशन जोड़ के तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद इनके पास जो पैसा बचता है करीबन 26 लाख, प्लस अगर इनकी एसआईपी चलती रहेगी आने वाले 10 साल तक, तो ये करीबन 1 करोड़ 15 लाख जमा अपने लिए कर लेंगी, जिसमें से आपको पोस्ट टैक्स हम निकालेंगे तो इनके पास क्लीनली 1 CR आ सकता है अपने रिटायरमेंट के लिए। सो हम्म गोल्स इनके अगर हम इन्फ्लेशन को ना जोड़ें तो हम्म। मीट हो सकते हैं। बट स्वाति, क्योंकि कई बार हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होंगी, मैं डेफिनेटली गुजारिश करूंगी स्मिता जी से जब पॉसिबल हो और इनके पास गुंजाइश हो, अगर कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो एसआईपी थोड़ा थोड़ा अपना एक तो बढ़ाए। इंक्रीज करते रहे। हम्म दूसरा, इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें 19-20 स्कीम्स हैं जिनमें कुछ एलोकेशंस 0.35%, मतलब अगर हम 100% में देखें तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें एलोकेशन ज्यादा है, कईयों में बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो मुझे लगता है डी क्लटर करने की काफी ज्यादा जरूरत है इनको अपने पोर्टफोलियो को, हम्म जिनमें एक डिसेंट इनफ 4 से ऊपर % का इनका एलोकेशन बन रहा है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, उन फंड्स को कंटिन्यू कर ले, जैसे कि एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज, हम्म कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन का मल्टी कैप, कैनरा रुपैको का ब्लू चिप, निपॉन का लार्ज कैप, कोटक फ्लेक्सी, एचडीएफसी बैलेंस्ड एंड कोटक का मोमेंटम, ये हम्म डेफिनेटली कंटिन्यू कर ले। और इनमें से हर में एसआईपी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ में एसआईपी कर सकती है, कुछ को मेंटेन रहने दे सकती है। जो बाकी सारे फंड्स है ना, उनमें से जो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे अमाउंट है उनको क्लटर थोड़ा सेल करके कंसोलिडेट कर ले, बाकी को पड़ा रहने दे, और अपना जो फर्स्ट गोल होगा बेटे की एजुकेशन के लिए उस टाइम पे उसको एग्जिट करना शुरू करें। हम्म एक मिड कैप फंड की गुंजाइश है तो एक मिड कैप फंड ये इंडेक्स फंड अपने लिए पिक कर सकती है रिटायरमेंट के लिए। वैसे इनका स्मॉल कैप भी नहीं है, हम्म बट मैं चाहूंगी इनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा हाई रिस्क में ना हो। हम्म। बट अगर वो ले सकती हैं तो मे बी शी कैन ऐड अ स्मॉल कैप एज वेल, बट थोड़ा सा पहले डी क्लटर कर लें फिर उसके ही बाद। एडिशन करें। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और कोई नाम रेकमेंड करना चाहेंगी इन दोनों के लिए प्रॉब्ली? मिड कैप में तो मेरे ख्याल से इंडेक्स अच्छा है स्वाति, मिड कैप हाँ, किसी 150 का भी इंडेक्स इसका डाल सकते हैं। ओके। हाँ जी, और स्मॉल कैप्स में अगर आप कोई भी अच्छे फंड्स देख लीजिए, आप कोटक चेक कर सकते हैं, डीएसपी देख सकते हैं, टाटा देख सकते हैं, एनी ऑफ द क्रेडिबल फंड हाउसेस। पर ओके। अब मैं चाहूंगी क्योंकि इनके पास बहुत एक्टिव फंड्स हैं ना, तो सेम फंड हाउस का फिर ये ना हो कि इनके पास मल्टी कैप भी उठाया हुआ हो। जैसे अगर निपॉन का मल्टी कैप है तो चाहे निपॉन का मिड सॉरी स्मॉल कैप अवॉइड कर ले, बिकॉज कहीं ना कहीं फंड हाउस का अप्रोच सेम रहेगा, सेम तो रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंट फंड हाउस का उठा ले। जी। और स्मिता जी, एक चीज मुझे आपको कहनी है कि आपने लिखा अपने सवाल में कि आपका हेल्थ भी बहुत सपोर्ट नहीं करता है और इसलिए शायद आप ज्यादा बहुत लंबे वक्त तक काम नहीं करना चाहेंगी। तो आप जो रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का कॉर्पस देख रही हैं अपने लिए, आई आई रियली होप कि आपके पास एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, ताकि कल को भगवान न करे कि कुछ अगर हेल्थ से जुड़े हुए कुछ दिक्कत हो तो सारा का सारा सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रही हैं वो उसमें ना निकल जाए। तो एक इस एस्पेक्ट को भी जरा ध्यान में रखिएगा अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को प्लान करते वक्त। यस। अगला सवाल मालिनी धीर 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 जी का सवाल है। जब भी वो एक ऐप प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करती हैं म्यूचुअल फंड्स में, कुछ भी एक्स्ट्रा मनी ऐड करती हैं एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में, तो वहां पर नया फोलियो शुरू हो जाता है।
और ये जानना चाहती हैं कि क्या कंपाउंडिंग पर ये असर डालता है अलग अलग फोलियो के जरिए एक ही फंड में अगर वो निवेश कर रही हैं तो। कोशिश की उन्होंने कि इसे ठीक करवाया जाए, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप ऑफिस आइए और वहां पर आकर बात होगी, और शायद ये उस चीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये इनका पहला सवाल है। दूसरा कि अभी इन्हें एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने से इनको करीब 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। हस्बैंड आर्म्ड फोर्सेस में थे, रिटायर्ड है, सो मेडिकल इज टेकन केयर ऑफ, पेंशन भी ठीक है, बच्चे सेटल्ड हैं। अब इनका गोल जो है कि ये हर साल ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसके लिए करीब 40-50 लाख एक साल में इनको शायद चाहिए होगा। तो ये 4 करोड़ कैसे डिप्लॉय किए जाएं ताकि ये जो इनका गोल है ये पूरा कर सके प्रॉब्लम। जी। स्वाति, पहले फर्स्ट पार्ट जो इनके फोलियोज क्रिएट हो जाते हैं, प्रोबेबली ये हर बार जब वो स्कीम चुनती हैं तो उसमें वैसे यूजुअली ऑप्शन आता है कि आप एग्जिस्टिंग में लगाना चाहते हैं या आपको फोलियो सिलेक्ट करना होता है। मे बी शी ओके। इज नॉट डूइंग दैट, बट मुझे लगता है कि बेटर होता है कि फोलियो आप सेम रखें, बिकॉज क्या होता है हर फोलियो में एक ईमेल लिंक्ड होती है, आपका नॉमिनी लिंक्ड होता है। जब आप एवरी टाइम यू क्रिएटिंग अ न्यू फोलियो, ऐसा हो सकता है आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। सो इट्स बेटर अगर मैंने सेम किया था फोलियो। पिछले 1-1.5 साल में, अपनी मम्मी का कंसोलिडेट कर ओके। रही थी, और लिटरली किसी फोलियो में नंबर कुछ और है, किसी में ईमेल आईडी किसी और, पता नहीं कौन सा रैंडम ईमेल आईडी दी हुई है, और बैंक अकाउंट वैसा जो शायद अब बंद हो गया है। बहुत भाग यस, दौड़ करनी पड़ी थी उसके लिए। यस, यस। तो फोलियो सेम रखना बेटर है, बट हम्म। अगर ये सेम अब तक सारी डिटेल्स यूज कर रहे थे तो कंसोलिडेशन भी इजी है स्वाति। जी। कंसोलिडेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर आपकी डिटेल्स अलग है। हम्म। शी कैन गो टू एमएफ सेंट्रल। एमएफ हम्म। सेंट्रल पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक फोलियो को टारगेट फोलियो बना लीजिए और बाकी सारे आपके उसी में ऐड हो जाएंगे। तो अच्छा। उससे आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा कि लेट्स से आपका एक मिड कैप फंड है, तो रादर देन यहाँ 1 लाख पड़ा है, वहां 2 लाख पड़ा है, वहां 50,000 पड़ा है, सेम फंड में बेटर है कि आपको सेम फोलियो में दिखें। सो हम्म। आई सजेस्ट कि मालिनी जी अपना शी कैन जस्ट गो टू एमएफ सेंट्रल और ऑनलाइन ये अपना कंसोलिडेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज दैट। सेकेंड, मेडिकल इज टेकन केयर ऑफ, इसके जैसे इनने पहले बताया। उन्होंने लिखा था कि कंपाउंडिंग पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अगर अलग अलग फोलियो से। विजिबली शायद उनको देखने में लगे, बिकॉज जो उनका कोई नया होगा उसमें लगेगा शायद रिटर्न्स कम आ रहे हैं, जो पुराना फंड है जो उसमें ज्यादा दिखेगा, सो ज्यादा विजिबल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट दिखेगा। बट वैसे तो कोई फर्क नहीं है, बट आई थिंक कंसोलिडेटेड हो तो बेटर रहेगा, बिकॉज आपकी डिफरेंट जो टाइम्स पे परचेजेस हैं वो सेम फोलियो में ज्यादा अच्छा एक आपको आउटकम दिखाएंगी। इन हम्म। रियल टर्म्स कोई डिफरेंस नहीं है, बट आई थिंक इट विल बी बेटर कि सेम फोलियो में हो तो। ओके। ओके। Second part जो इनका है क्वेश्चन का स्वाति, that they are looking at 40 to 50 lakhs a year, which I personally feel is slightly on the higher side, even from travel point of view मुझे या। लग रहा है। अगर हम इस फंड को लेट्स से बिल्कुल डेडिकेट करना चाहते हैं कि ट्रैवल ही है और हमें तो हर दूसरे साल हर साल निकालना है पैसा, देन SWP becomes a वायबल ऑप्शन, क्योंकि कांस्टेंट निकालना है तो हम वहां पे प्योर इक्विटी में ना डाल के वी पुट इट इन अ हाइब्रिड काइंड ऑफ अ फंड। और अब 2 years में आपका 12.5% टैक्सेशन शुरू हो जाएगा। सो एक कूलिंग पीरियड रखने के बाद 2 years का दे कैन स्टार्ट विड्रॉल, बट फिर एनुअल विड्रॉल आई थिंक इनका 20 लाख से ज्यादा ना हो तो ये फंड इनका डिसेंट टाइम तक चलेगा। अदरवाइज थोड़ा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, बट इफ द एनुअल विड्रॉल इज अबाउट 20 lakhs, देन इनका आराम से ये 15 to 20 years भी चल सकता है, जो इनका ये कॉर्पस है 4 करोड़ ओके। का। अगर ये जनरली इसको डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये कर सकते हैं कि थोड़े अमाउंट का SWP के लिए हाइब्रिड फंड ले लें और बाकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने इक्विटी फंड्स में एलोकेशन कर दें। SWP के लिए कुछ फंड्स रेकमेंड करना चाहेंगी प्रॉब्ली। SWP के लिए I think within hybrid balanced advantage funds and multi-asset funds from any of the good credible fund houses. स्वाति, आपने पॉन देख लो, SBI देख लो, ICICI देख ले, HDFC देख लो, the good names, DSP देख ले। ओके। हाँ जी। ठीक है। नागेश जी का सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 15 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाकर SWP करके SIP करे तो कैसा रहेगा, आप एक्सप्लेन करोगे। द वे दे राइट द क्वेश्चन इज रियली क्यूट। मुझे 15 लाख इन्वेस्टमेंट करने हैं तो मैं सोच रहा था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके वहां से SWP करूं, सिर्फ 5% विड्रॉल करके SIP करूं तो ये सही रहेगा।
मैम प्लीज एक्सप्लेन मी। तो क्यों डालना और फिर वहां से एसडब्ल्यूपी करना, टैक्स भी देना, फिर उसको एसआईपी के रूट में डालना, मतलब ये ख्याल आप क्योंकि कस्टमर से, अपने क्लाइंट से डील करती हैं, आप लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा है, ये सोच कहाँ से आती है? ये इंटरेस्टिंग है। ये मेरे क्लाइंट ने भी एक बार पूछा था कि मैं एफडी कर लेता हूँ एंड देन व्हाट एवर इंटरेस्ट आई एम गेटिंग आई डू उससे एन एसआईपी फ्रॉम देयर, सो आई वाज लाइक या आफ्टर पेइंग 30% टैक्सेस। सो या सो लाइक दिस जो हमारा ट्रांजिशन है फ्रॉम एसडब्ल्यूपी इनटू एसआईपी और फ्रॉम द इंटरेस्ट इनटू एसआईपी, इसमें हम निर्मला जी विल बी हैप्पियर ओनली बिकॉज हम अपने टैक्सेस और देंगे, कहीं ना कहीं हम एसटीटी जा रहा है आपका, आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ तो एट सम पॉइंट जाएगा ही। या तो नागेश जी, इसमें आपको शायद वो फीलिंग रहेगी कि आपका असल मेंटेन्ड है कई बार, और यू नो द फीलिंग आई फील जो इसके पीछे जो आइडिया है स्वाति, वो ये होता है कि मेरा एक रकम मेंटेन रहे, उसी में से मैं कुछ जनरेट कर लूं और इन्वेस्ट कर दूं। हम्म बट आई डोंट थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करिए। ये मतलब इतना परसेंट विड्रॉल करके आई डोंट थिंक, ये हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को। आप इस 15 लाख को चाहे पूरा मत लगाइए, आप 5 लाख एक अपने लिए बफर फंड में डाल लीजिए, आर्बिट्राज अगर आप नहीं लगाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, लेट्स से आप 10 लगाइए, पर आप 10 का पूरा डिप्लॉयमेंट करिए क्लीनली, बट नॉट इन वन गो। मे बी एट दिस पॉइंट स्वाति, अगर इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, अगर हम 10 से 15 साल लेके चले, तो मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते और महीनों का एसटीपी कर ले और मार्केट्स में एंटर हो जाए, ताकि जस्ट हम इतना बात करते हैं कॉन्स्टेंटली कि करेक्शन ये वो वैल्यूएशंस, आई थिंक लार्ज कैप में तो चाहे डायरेक्टली कर ले, मिड और स्मॉल में एसटीपी के थ्रू एंटर हो जाएं, एंड देन ही शुड फॉरगेट अबाउट इट फॉर 10 to 15 years, जो भी इनका होराइजन है। अगर 5 साल तक का ही होराइजन है, देन थोड़ा हाइब्रिड में लेके चले, हम्म बट मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेट ना करें। और अगर 15 लाख पूरे लगाते हैं तो 15 years में 12% का भी रिटर्न मिला तो करीबन 80 to 85 lakhs इनका क्रिएट हो जाएगा, और ज्यादा रिटर्न्स मिले तो ऑब्वियसली उससे ओके। ज्यादा। और नागेश जी, और आपके साथ साथ जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए कि जितना सिंपल रखेंगे ना अपने निवेश को, आपके लिए मैनेज करना उतना ही आसान होगा। पता नहीं क्यों हम लोग सब कुछ को, हमें हमेशा ये लगता है कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वही स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है, जबकि ऐसा एकदम नहीं है। राइट? जितना साफ रखेंगे, बिना किसी तामझाम के रखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा आपकी फिनेंशियल सेहत के लिए। अगला सवाल रविंद्र जी का है, बेटी की फी के लिए मुझे अभी 5 से 6 लाख रुपए हर साल की रिक्वायरमेंट है, अगले 4 साल के लिए। मेरे पास एफडी और डेट फंड में 10 लाख रुपए हैं, म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन 50 लाख है, 24,000 की एसआईपी है, लेकिन हमारे पास फंड की डिटेल नहीं है प्रॉब्लम। फी कौन से फंड से एडजस्ट करूं समझ नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प। मैंने इनसे कोशिश की कि इनके फंड की डिटेल्स अगर मिल जाए तो शायद उससे कुछ हमें ज़्यादा आंसर करने में मदद मिलेगी, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला हमें कुछ अभी तक। लेकिन इतनी जानकारी के हिसाब से क्या हम इनके लिए कोई स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर सकते हैं? स्वाति ने अपने कोई दूसरे गोल्स मेंशन नहीं किए हैं, बिकॉज क्या पता हम हम्म कुछ सजेस्ट करते हुए किसी और गोल की जो प्लानिंग है उसको ना खराब कर रहे हो। तो अगर नेक्स्ट टाइम मे बी वो अपना फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी हम रिप्लाई जी देते हैं उसके बेसिस पे। जी जी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी इनको पास में पैसा चाहिए, उसको दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो आपके जो एमएफ पोर्टफोलियो जिसकी 50 लाख की वैल्यूएशन है, या हम्म तो उसमें से कोई ऐसे फंड्स एग्जिट करें जो इनको जैसे स्टॉप कर चुके हैं, कुछ अंडर परफॉर्म कर रहा है, या क्लीन अप पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम्म तो वो निकाल दें, तो हम्म उसका एक यूटिलाइजेशन हो जाएगा उस मनी का। मान लीजिए 50 में से लग रहा है कि ये 5 लाख के जो कुछ फंड्स हैं वो सही नहीं है, तो हम्म उससे फर्स्ट ईयर की फी अभी चली जाएगी। हम्म अगर ऐसा नहीं है, अगर सारे फंड्स अच्छे हैं, तो फिर उसको मेंटेन रहने दें। फिर मेरे ख्याल से अपने डेट और एफडी के थ्रू यूटिलाइजेशन करें, ओके। एंड फिर अपने थर्ड और फोर्थ ईयर की फी को अपने एमएफ से एमएफ प्लान से करें। करिए। और उसको कुछ थोड़ा ऐसे ओरिएंट कर सकते हैं कि इनके पास कुछ हाइब्रिड में हो, ताकि इनका, बिकॉज अगेन 2 ईयर के होराइजन से जाएंगे तो हम रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं। सो एक्चुअली इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर उनका पोर्टफोलियो सामने पोर्टफोलियो होता तो हम हमारे बता पास है। सकते थे कि जी। क्या एग्जिट करके यूटिलाइज कर ले।
हम्म। और दूसरा कि 50 लाख की अगर वैल्यूएशन है, 24,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनका टैक्सेशन स्लैब ठीक ठाक होगा। तो हम्म। ऐसे में एफडी और डेट अब इनको दोनों एट स्लैब रेट्स इनके टैक्सेबल होंगे। जी। सो थोड़ा सा प्लान कर ले ये कैसे करना चाहते हैं कि इस चीज को, एंड अदरवाइज इस पैसे को ये अपने थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए यूज कर ले, और अगर इनके पास वो क्लीन अप वाला पार्ट है अपने हम्म। एमएफ के पोर्टफोलियो से, सो इट विल रियली डिपेंड। ओके। तो हाँ बेसिकली जी, हमें बट मिक्स करके अल्टीमेटली मिक्स यूज करना करना है। होगा, लेकिन कुछ भी सही अच्छे तरीके से, साफ तरीके से जवाब देने के लिए आपके पोर्टफोलियो की जरूरत होगी। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो अपना पोर्टफोलियो में भेजिए, अगली बार प्रॉब्लम आएंगी तो हम फिर उन्हीं से ये सवाल कर लेंगे। जी। इसी के साथ फिलहाल के लिए यहाँ पर बी वेल्दी हेल्पलाइन में इतना ही। प्रॉब्लम के जवाब बहुत ही अच्छे होते हैं और इतनी मेहनत से वो तैयार करती हैं जवाब आपके लिए। सो नीचे कम से कम थैंक यू लिखना एक बनता है कमेंट सेक्शन में, राइट? हाउ स्वीट। लिखिए जरा। थैंक यू और स्वाति। थैंक्स अ लॉट प्रॉब्लम वक्त निकालने के लिए। थैंक यू, अगली बार मैं कलर पूछ लूंगी आप क्या पहन रहे हम हो। लोग बिना पता नहीं पर है जो बिना बात किए भी ओके, देन कलर लेट्स कोऑर्डिनेशन सी में। नेक्स्ट टाइम क्या पहनते लेट्स हैं सी नेक्स्ट टाइम। ठीक है। फिर। और ऑल फिलहाल राइट। के लिए ओके। इतना ही। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ। और इसके आगे बोलने के पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। अच्छे अच्छे सवाल पूछते रहिए, शिकायत ज्यादा ना करें, ताने ना मारे कि जब जवाब देना ही नहीं है तो सवाल क्यों करती लेती हैं। हमारे पास जिस तरह के सवाल आते हैं, हमारी कोशिश होती है वैसे सवाल लेने की जिसके जवाब से एक बड़े तबके का फायदा हो, या फिर जिसको वाकई बहुत जरूरत है उस वक्त इस जवाब की। तो ताने ना मारे, अप्रिशिएट कीजिए थोड़ा सा कि हम एफर्ट कर रहे हैं लोगों की मदद करने में, है ना? सबको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। और क्या, बस स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। टेक केयर गाइस।